हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान के जो है टॉप 30 क्वेश्चन। जो सामाजिक विज्ञान है, आप सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें जो सेकंड पेपर होता है उसमें एसएसटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेकंड पेपर की अगर आपको एग्ज़ाम देना है, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका जो ये एसएसटी है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो टॉप 30 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो क्लास जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर होते चलें। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनका सीटेट का सेकंड पेपर हो, जिन लोगों ने बीएड किया हो और सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, वो लोग जो है इसको शेयर कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उनको जो है हेल्प मिल सके। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे में अशोक के धर्म चक्र से कितनी तीलियां हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। ऐसे में पूछा जा सकता है कि जो तिरंगा झंडा है उसमें कितनी तीलियां हैं उस अशोक चक्र में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है। आपको जो सीटेट का एग्जाम होगा, क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिंपल होंगे, आपके सिलेबस से ही होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा घुमा देगा। जैसे इसमें क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको पता भी है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भरा है। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे में अशोक के धर्म चक्र में जो है कितनी तीलियां हैं, यानी कि जो झंडा होता है उसमें जो बीच में एक चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां हैं। सिंपल सा कहने का जो मतलब है इस क्वेश्चन का यही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कर रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे, यानी कि आप सभी को पता है भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा आपका झंडा होता है, 3 रंग का होता है। ठीक है, उसमें जो अशोक चक्र की जो अशोक चक्र बना होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं, तो आप सभी को पता है कितनी तीलियां होती, 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा इसको घुमा दिया है, लेंदी कर दिया है आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए। तो क्वेश्चन आपको इसी टाइप के आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे नहीं पूछे जाते, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमाने वाले जो है देखने को मिलते हैं। अगर इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी देखा होगा, नहीं दिया है तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब उसमें देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन घुमाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत को राज्यों का संघ तथा एकात्मक राज्य कहने का कारण क्या है। भारत को राज्यों का संघ तथा एकात्मक राज्य कहने का कारण क्या है। राज्यों व संघ के बीच शक्तियों का बंटवारा तथा केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करना है, या फिर अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना तथा लिखित संविधान होना है, या फिर एकल नागरिकता तथा राज्यों पर केंद्र की सर्वोच्चता है, या फिर एक लिखित संविधान तथा स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है। तो भारत को राज्यों का संघ तथा एकात्मक राज्य कहने का जो कारण है वो क्या है। राज्यों व संघ के बीच शक्तियों का बंटवारा तथा केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करना होता है। ठीक है, तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के कराधान जैसे कि राजस्व, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कस्टम, भू राजस्व आदि प्रकार हैं। यानी कि जो आप जिस भी प्रकार का जो है कर देते हैं, चाहे वो राजस्व का हो यानी खेती से संबंधित हो, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो, कोई भी जो है प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका जो कर लग रहा हो, या फिर कस्टम भू राजस्व के हो, किसी भी प्रकार के जो आप कर देते हैं वो किस प्रकार का है। क्या वो भारत सरकार का है, भारत की आकस्मिकता का है, कि या फिर समेकित निधि का है। तो सरकार द्वारा जो प्राप्त सभी प्रकार के जो कराधान होते हैं, जो सभी प्रकार के कर होते हैं, वो जो है किसका प्रकार है, तो वो है समेकित निधि का प्रकार। किसका है, समेकित निधि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म निरपेक्षता से तात्पर्य है। धर्म निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है। धर्म से धर्म निरपेक्षता का कोई संबंध नहीं है, या फिर आधार्मिकता है, या फिर राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता ही होगा कि राज्य का संबंध किसी से धर्म से नहीं है। धर्म निरपेक्षता का मतलब कि जो भी राज्य है
वहाँ पे जो है उस विशेष राज्य का, मान लीजिए कि जैसे यूपी राज्य है, तो ये जो है एक विशेष धर्म की बात नहीं करता बल्कि सभी धर्मों को लेके चलने वाला राज्य होता है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य से जो है मतलब यही होता है कि राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है बल्कि सभी धर्मों को जो है जोड़ के चलता है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यानी भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय स्थल तथा आत्मा कहा है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि संविधान का आत्मा जो है किस मौलिक अधिकार को कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय स्थल या फिर आत्मा कहा है। पहला ऑप्शन कि पूरे देश में घूमने की आज़ादी, क्या ये है, तो ये तो है नहीं है। पिछड़ों का आरक्षण, ये भी नहीं, बल्कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने हृदय स्थल तथा आत्मा कहा है। ठीक है, ये जो है एक मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर ने हृदय स्थल तथा आत्मा कहा है, किसका, संविधान का। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। पहला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार, तीसरा है समानता का अधिकार और चौथा शांतिपूर्वक तरीके से एकत्रित होने का अधिकार। कौन सा मूल अधिकार नहीं है, यानी यहाँ पे आपको क्या बताना है, निगेटिव आंसर देना है आपको। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो एक मूल अधिकार होता है, संपत्ति का अधिकार नहीं होता है, ये आपका मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। समानता का अधिकार होता है, शांतिपूर्वक तरीके से एकत्रित होने का भी अधिकार होता है, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है वो अब मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। यही जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार लड़की लड़के की उम्र विवाह के समय होनी चाहिए, यानी कि देखिए यहाँ भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भरा है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि जो विवाह की एज होती है लड़की लड़के क्या होती है। इसमें दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार लड़की और लड़के की जो उम्र विवाह है यानी कि विवाह करने की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। क्या लड़की की उम्र जो है 18 और लड़के की 20 होनी चाहिए। जैसे यहाँ रेशियो दिया है, यानी लड़की पहले दिया है तो लड़की की एज हमें पहले बताना है और लड़के की बाद में बताना। इसके अकॉर्डिंग कहीं ऐसा ना हो कि आप पहले लड़के की एज लिख दें बाद में लड़की का, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे लड़की लड़के लिखा तो पहले लड़की की एज निकालना है, आपको देखना है, फिर लड़के की एज देखना है। ये भी आपको क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो लड़की की एज क्या 18 से और लड़के की 20 होनी चाहिए या है, तो ऐसा तो है नहीं है। लड़की की 18 तो है लेकिन लड़के की 20 नहीं है, बल्कि कितनी है, 21 है। ठीक है, 17 तो है ही नहीं। ठीक है, 18 वर्ष 21 यानी कि जो लड़की की एज होनी चाहिए, शादी की जो उम्र होती है लड़की की वो 18 होनी चाहिए और लड़के की कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 होने चाहिए। लड़की की जो एज होनी चाहिए 18 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 18 कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो भी सकता है और भी, लेकिन 18 से नीचे की जो एज की लड़की होगी उसकी शादी जो है कम जो संवैधानिक रूप से जो है सही नहीं रहेगी। ठीक है, तो कम से कम लड़की की एज जो है भारतीय संविधान के अनुसार 18 होनी चाहिए और लड़के की कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। तो इसको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्यों। शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्यों। क्योंकि सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो ऐसा तो गलत है। सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही है। दूसरा कि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है, बिल्कुल सही। जो शिक्षा होती है वो गरिमामयी जीवन जो है जीने में सहायता करती है। जितना व्यक्ति शिक्षित होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसका जो स्तर है वो ऊंचा हो जाता है। ठीक है, केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है, बिल्कुल नहीं। शिक्षा जीवन है, शिक्षा जीवन नहीं है, बल्कि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने की सहायता प्रदान करती है, सहायता करती है जो शिक्षा होती है, जो एजुकेशन होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है, भारतीय संविधान
द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। क्या वो समानता के अधिकार के अंतर्गत जा सकते हैं, या फिर जीवन के अधिकार के अंतर्गत, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो किसके द्वारा जो है जा सकते हैं, वो जा सकते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उसके बाद ये लागू कब किया गया था। क्या ये 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था, या फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, या फिर 26 जनवरी 1949 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो हमारा जो भारतीय संविधान है कब लागू हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 यानी कि 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं। क्या वो 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, या फिर 11 हैं। तो भारतीय संविधान जो भाग 4 है उसके अनुच्छेद 51A में नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं वो कितने हैं, तो वो टोटल 11 हैं। कितने दिए गए हैं, 11 दिए गए हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ था जो कि 44वां संशोधन है, उसके बाद मूल अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है। क्या मूल अधिकार 6 हो गए हैं, 8 हो गए हैं, 7 हो गए हैं, या फिर हैं 5। तो 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 6। ठीक है, कितनी हो गई है, 6 हो गई है। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर विश्व में सबसे ज़्यादा कौन से देश में है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सा देश है, क्या वो इंग्लैंड है, स्पेन है, अमेरिका है, या फिर है जर्मनी। तो विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश यानी कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है, तो वो है कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। जो आधुनिक कंप्यूटर है उसकी खोज कब हुई थी, 1946 यानी कि 1946 में हुई थी, या फिर 1949 में हुई थी, या फिर 2000 में, या फिर 2001 में हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी कब हुई थी, ये हुई थी आज़ादी से पहले यानी कि 1946 में। 1946 यानी 1946। आज़ादी आपको 1947 में मिली है और कंप्यूटर की खोज कब हुई है, 1946 में हुई है। कौन से, आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में। भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बंगलौर में कहाँ लगाया गया था। ये तो पता है कि बंगलौर में लगाया गया था, लेकिन कौन से स्थान पे किस जगह लगाया गया था और कब लगाया गया था। 16 अगस्त 1986 को कहाँ लगाया गया था। क्या ये डाकघर में लगाया गया था, सिनेमा घर में लगाया गया था, या फिर रेलवे स्टेशन में लगाया गया था। तो ये जो भारत में पहला कंप्यूटर बनके तैयार हुआ था सबसे पहले बंगलौर में ही जो है लगाया गया था 16 अगस्त 1986 को। कहाँ लगाया गया था, तो ये लगाया गया था एक सिनेमा घर में। ठीक है, पी ऑप्शन राइट आंसर है। भारत का 31वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। भारत का 31वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। क्या ये गोवा में था, हैदराबाद में था, नई दिल्ली में था, या फिर केरल में था। तो ये कहाँ था, ये था नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे था, नई दिल्ली में 31वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है ये बताना है। क्या जिनेवा में मुख्यालय है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, या फिर है लंदन में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न देशों में से कौन सा एक देश सुरक्षा परिषद में वीटो पावर रखता है।
ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जो सुरक्षा परिषद में वीटो पावर रखता है? क्या वो भारत है, पाकिस्तान है, जापान है या फिर है फ्रांस? तो कौन सा देश है जो सुरक्षा परिषद में जो है वीटो पावर रखता है? तो वो कौन सा देश है? वो है आपका फ्रांस। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? जनवरी यानी 1 जनवरी 1944 में, या फिर 1 फरवरी 1945 में, या फिर 1 अप्रैल 1946 में, या फिर 1 मार्च 1947 में। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 1944 में। 1944 में एक जो है विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करता है, यानी कौन करता है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सुरक्षा परिषद करता है, या फिर महासभा करता है, महासभा का सचिव करता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश करता है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो वो करता है महासभा। ठीक है, कौन करता है? महासभा करता है। प्रसार भारती है, यानी प्रसार भारती क्या है? आप नाम सुनते होंगे प्रसार भारती। क्या यह भारतीय लोक सेवा प्रसारण है, या फिर एक गैर सरकारी संस्था है, या फिर एक टीवी चैनल है, एक रेडियो स्टेशन है? ठीक है, तो ये क्या है प्रसार भारती? ये है भारतीय लोक सेवा प्रसारण। ठीक है, क्या है प्रसार भारती? ये है भारतीय लोक सेवा प्रसारण। ठीक है, जिसको प्रसार भारती के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस में निभाते हैं? वस्तुओं का विज्ञापन करने में, ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सके, इसलिए करते हैं। तो इसलिए तो करते नहीं हैं। दूसरा कि क्रिकेट के आयोजनों का प्रसारण करना, ताकि लोग घर बैठे देख सकें, ये भी गलत है। तीसरा है कि विभिन्न प्रकार के मनोरंजनों की चीज़ें प्रस्तुत करना, जी नहीं। डी नंबर है कि देश और संसार के बारे में समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, डी ऑप्शन इसका सही और ऑथेंटिक आपका आंसर हो जाएगा। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? जो उत्पाद होते हैं उनकी जो ब्रांडिंग कराई जाती है, क्यों कराई जाती है? इसके करने से क्या होता है? बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। अगर आप किसी भी उत्पाद को जो है उसकी जो ब्रांडिंग कराते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, या फिर उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, या फिर उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है, या फिर इनकी बिक्री बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आपने कोई भी जो है किताब बनाई, ठीक है, कोई भी उत्पाद किताब लें, या कोई भी प्रोडक्ट आपने जो है उत्पादित की है, बनाई है, उसकी अगर आप ब्रांडिंग कराते हैं तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी? उसकी सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि वो उसकी रीच लोगों तक पहुंचेगी, लोग उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो उसको खरीदेंगे भी, तो उसकी बिक्री क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। भारत के किस राज्य में स्त्री शिक्षा सबसे कम है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कॉमन क्वेश्चन, इसको जानना भी जरूरी है। स्त्री शिक्षा सबसे कम किस राज्य में है? ठीक है, ये बताना है। क्या वो बिहार राज्य है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, या फिर है दिल्ली? तो स्त्री शिक्षा की बात करी जाए, महिलाओं की शिक्षा की बात करी जाए कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं की शिक्षा जो है बहुत कम है, अभी बहुत कम महिलाएं शिक्षित हैं, तो वो कौन सा राज्य है? वो है आपका बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में साक्षरता का प्रतिशत अधिक है, किस में अधिक है? क्या वो पुरुषों में अधिक है, स्त्रियों में अधिक है, दोनों में बराबर है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत में जो साक्षरता का प्रतिशत है वो सबसे अधिक किस में है? यह है पुरुषों में, यानी पुरुष जो हैं, यानी जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं या कहले मेल हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनका जो प्रतिशत है साक्षरता का वो उनसे जो है महिलाओं से इनका क्या है? आगे है। यानी कि पुरुष जो है ज़्यादा पढ़े लिखे हैं महिलाओं के अकॉर्डिंग, महिलाएं आज भी जो है साक्षरता में क्या है? पीछे हैं, ध्यान रखना है। वर्ष 1951 में भारत में जो शिक्षा दर थी कितने प्रतिशत थी? ठीक है, यानी जो वर्ष 1951 उसमें भारत में जो शिक्षा दर थी, यानी शिक्षा का जो परसेंटेज था वो कितना था? क्या 16.67% था, या फिर 20.26% था, 40.26% था, या फिर 25.40% यानी कि 40% था? तो 1951 में भारत में अगर शिक्षा दर की बात करी जाए तो कितना था? 16.67%। कितना था? 16.67%। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1951 में भारत की शिक्षा दर इतनी ही थी। ठीक है, उस टाइम पे काफ़ी पिछड़ा अपना भारत था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब शुरू की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो आपका एनईपी है, ठीक है, एनईपी 2020 जो है 220 है, यानी 2020 जो है एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इससे पहले जो सबसे पहले शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी, 1987 में शुरू की गई थी, या फिर 1988 में, 1986 में, या फिर 1997 में। तो आपका जो एनईपी है जो सबसे पहले जो है शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी, 1986 में की गई थी। सबसे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी वो 1986 में बनी थी। उसके बाद एक बार फिर संशोधन हुआ, उसके बाद आपका जो एनईपी 2020 आया, यानी कि एनईपी 2020 आया, ठीक है। तो सबसे पहले 1986 में लागू किया गया था आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय क्या है। जो शिशु मृत्यु दर है उससे अभिप्राय क्या है, इसका क्या मतलब होता है। पहला कि 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से, यानी जो शिशु मृत्यु दर होता है इसका मतलब क्या होता है कि 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु हो जाती उसको कहते हैं, या फिर 1 वर्ष में शिशु की मृत्यु से होती, या फिर केवल बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिशु मृत्यु दर का मतलब ये होता है कि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं, उनकी अगर डेथ हो जाती है किसी बीमारी से तो वो शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कोई भी बच्चा है अगर वो 1 वर्ष से कम का है और उसकी डेथ हो जाती है तो शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2001 के आंकड़ों के अनुसार किस धर्म के लोगों में सर्वाधिक साक्षरता पाई गई है। 2001 यानी कि अभी जल्दी का जो आंकड़ा आया था, ठीक है, उसके अनुसार किस धर्म के लोगों में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा साक्षरता पाई जाती। क्या वो हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, या फिर है जैन धर्म। तो ये कौन सा धर्म है, ये है जैन धर्म। यानी कि 2001 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो जो जैन धर्म के लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं बाकी अन्य धर्मों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, जो अपने आप में क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, आप भूलें नहीं, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं रिवीजन के तौर पे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे में अशोक के धर्मचक्र से कितनी तीलियां हैं, तो कितनी हैं, 24 हैं। भारत का राज्यों का संघ तथा एकात्मक राज्य कहने का जो कारण है वो क्या है, तो वो पहला ही है कि राज्यों व संघ के बीच शक्तियों का बंटवारा तथा केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय की क्या करना, स्थापना करना। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के कराधान जैसे कि राजस्व, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कस्टम, भू राजस्व आदि प्रकार किसके हैं, तो ये प्रकार हैं समेकित निधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता है, इससे क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय स्थल तथा आत्मा कहा है, तो वो कौन सा है, वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो वो कौन सा मूल अधिकार नहीं है, वो है आपका संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार लड़की और लड़के की उम्र विवाह के समय कितनी होनी चाहिए, तो ये 18 से 21 होनी चाहिए। लड़की की जो होनी चाहिए वो 18 और लड़के की 21 होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। क्यों संबंधित है, तो ये संबंधित शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करता है, यानी गरिमामयी जो जीवन होता है वो उसको जीने में सहायता करती है कौन, शिक्षा। भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों का यह अनुमति देता है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो किसके तहत जा सकते हैं, वो जा सकते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। भारतीय संविधान लागू कब किया गया था, तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य हैं, तो ये कितने मूल कर्तव्य हैं, ये हैं आपके 11 मूल कर्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो ये जो संख्या है वो कितनी है, 6 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है, तो वो है आपका अमेरिका। नेक्स्ट है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो ये हुई थी 1946 यानी कि 1946 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बंगलौर में लगाया गया था। ये कहाँ लगाया गया था, तो ये लगाया था सिनेमा घर में। बंगलौर के सिनेमा घर में पहला जो है कंप्यूटर लगाया गया था। कब लगाया गया था, 16 अगस्त 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 31वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था कहाँ पे, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है न्यूयॉर्क में। निम्न देशों में से कौन सा एक देश सुरक्षा परिषद में वीटो पावर रखता है, तो वो कौन सा देश है, वो है आपका फ्रांस। फ्रांस देश जो है वो सुरक्षा परिषद में वीटो पावर रखता है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 जनवरी 1944 को विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति जो है कौन करता है, क्या वो महासभा करता है, तो बिल्कुल हाँ, वो जो है महासभा करता है। प्रसार भारती क्या है, क्या वो एक भारतीय लोक सेवा प्रसारण है, बिल्कुल हाँ, प्रसार भारती जो है क्या है, भारतीय लोक सेवा प्रसारण होता है। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किस में निभाते हैं, तो ये निभाते हैं देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं के चर्चा करने पे। ठीक है। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होती है, उत्पादों की बिक्री बढ़ जाती है। ठीक है। भारत के किस राज्य में स्त्री शिक्षा सबसे कम है, तो वो कौन सा राज्य है, वो है आपका बिहार, जहाँ पे टीआरई की जो है बीपीएससी टीआरई की कई सारी वैकेंसी निकल रही हैं, आप सभी को पता है, आप उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। वहाँ पे स्त्री शिक्षा सबसे कम है आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखें तो। भारत में साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है, भारत में साक्षरता का प्रतिशत अधिक किसमें है, तो ये किसमें है, पुरुषों में है। जाहिर सी बात है, पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं महिलाओं के अकॉर्डिंग। वर्ष 1951 में भारत में जो शिक्षा दर थी कितनी थी, तो ये कितनी थी, 16.67%। वर्ष 1951 में भारत में शिक्षा दर कितनी थी, 16.67% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की गई थी। शिशु मृत्यु दर से मतलब क्या होता है कि 1 वर्ष से कम आयु के जो शिशु होते हैं उनकी जो डेथ हो जाती है वो शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आते हैं। 2001 के आंकड़ों के अनुसार किस धर्म के लोगों में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है, तो कौन है, वो है जैन धर्म। यानी जैन धर्म के लोग जो हैं वो अन्य धर्म के अकॉर्डिंग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसा जो है 2001 के आंकड़ों के अनुसार बताया गया है। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो तैयारी है आपके एग्जाम तक चलने वाली है। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।